हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जनवरी 2025 की एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज हो चुकी है और बच्चे बार बार इसी चीज को लेके कह रहे थे कि सर हमें सीए फाउंडेशन के लिए आप प्लीज एक बार के लिए हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि हमारा पास जो बचा हुआ समय है हम उसको कैसे अपने पास में प्लान कर सकते हैं ताकि हम जनवरी 25 के एग्जाम्स को क्लियर कर सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। और यहां पर मैं बेटा सबसे पहले बांटना चाहूंगा डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स को, बिकॉज अभी क्या है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। मैंने 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया। अकॉर्डिंगली दिल बी डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट वो प्रकार के बच्चे हैं जिन्होंने अभी सितंबर 24 में कुछ दिन पहले एग्जाम्स दिए थे और उनको ऐसा लगता है कि वो एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे बिकॉज एग्जाम्स उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुए। तो उनको अभी लग रहा है कि यस हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है एक दो पेपर्स इतने खराब हुए बाकी पेपर दे के ही नहीं आए, या पक्का है कि भाई हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और अगर एक एग्जाम भी नहीं होगा क्लियर तो ऑब्वियसली आपको अगली बार चारों देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है। सेकंड वो है जो एलिजिबल तो थे सितंबर 24 के, बट किसी भी वजह से उन्होंने अपीयर नहीं किया। तो मींस उनकी काफी हद तक रेगुलर क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी, तबियत खराब हो गई, एग्जाम एंग्जाइटी है, घर पे कुछ इशू हो गया था, या बीच में ही हमने अपने पास प्लान कर लिया था कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम जनवरी 25 पे ही चले गए थे। तो उन्होंने काफी हद तक तैयारी करी बट एग्जाम्स में अपीयर नहीं किया। और तीसरे है जो उनका पहला अटेम्प्ट ही कब फॉल कर रहा है, जनवरी 25। तो जिनके लिए बैचेस अभी चल रहे हैं, तो जिन्होंने एक्चुअली में स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन जुलाई अगस्त में। मेनली जैसे संपूर्णा 1 बैच जो है वो जुलाई में शुरू हुआ था, संपूर्णा 2 बैच अगस्त के आखिरी में शुरू हुआ था, वो वाले बच्चे जो फर्स्ट टाइम अभी सिलेबस हमारे साथ कर रहे हैं। नो, जो कैटेगरी 1 और 2 वाले स्टूडेंट्स हैं, मोर और लेस दे आर थ्रू विद देयर रेगुलर क्लासेस। However, category 3 students are still in the phase of their regular classes. So there will be a different set of strategy for both set of students. However, कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों के लिए डिफरेंट है। तो प्लीज मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनने का, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो बेटा आप लोगों के एग्जाम जैसे 12 जनवरी से शुरू होने, मैं आज बात करता हूं 25 सितंबर के राउंड बात है। हम लोग अपनी जो भी प्लान बनाएंगे वो 8 जनवरी तक का बनाएंगे। रीजन भी क्योंकि देखिए 9, 10, 11 तो आप पूरा अकाउंट्स को देंगे क्योंकि 12 का तो आपको पेपर है। तो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी बननी लास्ट 3 दिन को हटा के करना, 3 भी क्या 4 ही बोल दूंगा मैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 105 दिन बैठते हैं, 10 दिन में बोलता हूं क्योंकि फेस्टिवल सीजन वगैरह आना है, मिस्टीरियस चीजें उसकी वजह से खराब हो जाते हैं, प्लस माइनस फ्यू डेज ऑब्वियसली हो सकता है। एंड 15 दिन मैंने फिर भी एक रख दिए कंप्लीशन ऑफ द रेगुलर क्लासेस अगर आपकी कोई बची है। फॉर दो स्टेट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मतलब पूरा चैप्टर ही नहीं किए थे किसी वजह से, अभी उनके पेंडिंग पड़े हैं, ये वो बच्चे हैं कैटेगरी 1 और 2 जो काफी हद तक क्लासेस कर चुके, कुछ अभी भी बची है। तो मैंने एक टेंटेटिव ले लिया। ऑब्वियसली इट कैन वेरी स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इतने दिन आपके पास बचेंगे फिर भी इस दौरान में। एंड मेरी एक हम्बल एडवाइस है कि सिंस आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है कैटेगरी 1 एंड 2 स्टूडेंट्स के पास में, तो वो 2 से 3 रिवीजन प्लान जरूर करें। अब उनका समय सफिशिएंट है, अच्छा खास है, तो 3 रिवीजन, और समय लग रहा है कम होगा तो 2 रिवीजन कम से कम। जिसमें हमेशा क्या होता है, रिवीजन 1 आपकी एक थॉरो रिवीजन होती है, आप एक एक चीज देखते ध्यान से करते हो तो उसका सबसे ज्यादा टाइम है। 2 का आपका टेंटेटिवली कम हो जाता है, 3 का आपका और कम हो जाता है। तो हम उस तरीके से रिवीजन अपने पास में प्लान करते हैं। टेंटेटिव है, प्लस माइनस फ्यू डेज ऑब्वियसली कैन वेरी। नो, रिवीजन के समय आप ध्यान क्या रखते हैं, सबसे पहले जब आपकी पहली रिवीजन है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट पूरे करने हैं, आपने सारे क्वेश्चंस को अपने पास में देखना है, ठीक है जी। एंड उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए डिफरेंट क्वेश्चन। सिंस अकाउंट्स के अंदर में सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आप सारे क्वेश्चन को हाथ से करते समय बहुत ज्यादा लग जाता है। और जो बच्चे जैसे मेरे से पढ़ रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस आप एक बार जैसे कर चुके होते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चन को हाथ से कर लीजिए, असाइनमेंट के हाथ से करके देखिए। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप अपने पास में कुछ ऑडिट कर लीजिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 60% आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को ऑडिट अप्रोच से टिक 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 करके समझ आ जाता है, कुछ को कॉन्फिडेंस कम मिलता है तो वो ज्यादा प्रैक्टिस करे। वो एक परसेंटेज स्टूडेंट टू स्टूडेंट हल्की सी वेरी कर सकती है, ठीक है ना। लॉ के लिए बेटा बहुत जरूरी है आप अपने पास हैंड रिटन चार्ट्स जरूर बनाएं। काफी हद तक टीचर्स से आपको मिले होते हैं तो उनका जरूर बेनिफिट आए। समरी नोट जो आप कहते हैं, रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। इस बार भी पेपर के अंदर यही देखने को मिला कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमें यही नहीं पता चलता लिखना कैसे है। आना अलग बात होती है, लिखना अलग बात होती है। तो मेक श्योर कि आप रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। क्यूमुलेटिव रिवीजन जरूर करें जब आप फर्स्ट रिवीजन में भी चैप्टर वाइज। मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिसे आपने 3 दिन प्लान में रखा है, पहले दिन जो पढ़े अगले दिन आप अपने पास में जरूर उसको पहले रिवाइज करें, फिर उससे अगले दिन पहले 2 दिन का रिवाइज करें। तो क्यूमुलेटिव करते हैं आपके दिमाग में वो चीज और सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट की वर्ड्स, केस लॉज, आपके केस लॉज आते हैं आपके पास में, सेक्शंस अगर आप याद कर रहे हैं तो वो चीजें जो आप अगर कर रहे हैं, जो आपको मार्क करवाए हुए इंपॉर्टेंट चीजें, तो उन पर फोकस जरूर करें और अंडरलाइन अपने पास में जरूर करें, ठीक है ना।
मैं सीखो के लिए बेटा जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा काफी हद तक मैं देखता हूँ, काफी बार ना सिर्फ एमसीक्यू 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 सोचता है कि मैं प्रैक्टिस कर लूं, वो कॉन्सेप्ट पे ही नहीं ध्यान देता। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का वो कॉन्सेप्ट है, उसके फॉर्मूलाज है, उसके शॉर्ट नोट जो भी है, समरी नोट्स, वो अब अपने पास में होने चाहिए, कॉन्सेप्ट के, फॉर्मूलाज के, थ्योरी के, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। आपके पास में थ्योरी टॉपिक है, लेट से मैथ्स के अंदर में कुछ जगहों में, इको के अंदर में कहीं पे आपके थ्योरी वाले टॉपिक है, कुछ प्रैक्टिकल, तो आपके जो भी फॉर्मूलाज है वो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आप उसी को बनाएंगे और फिर आप अपने पास में मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की जितना करना चाहते हैं, और उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख लीजिए कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट है यार, ये वाले देखने। बहुत सारे क्वेश्चन ना आपके जो शॉर्ट नोट समरी नोट्स है उनसे कवर हो जाते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस, बट कई होते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जहां आपके पास में दिमाग लग रहा है, जहां आपने पहली बार में गलती करी है, अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आई, कंफ्यूजन आई, तो उनको मार्क करके रख लीजिए अगली रिवीजन। देखिए पहली रिवीजन बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उस समय किसी प्रकार से हमने इग्नोर नहीं करना। एंड कई बार हम सोचते हैं पहली रिवीजन में इस चीज को छोड़ देते, बाद में करेंगे, बेटा बाद में तो और टाइम कम होना है, नहीं होगा। हमें अपनी फर्स्ट रिवीजन में ये इंश्योर करना है कि हम अपने सिलेबस को इस तरीके से क्रक्स कर रहे हैं कि अगली रिवीजन जल्दी हो पाएगी। तो पहली ही एक आपके पास जो है इलेबोरेटेड आपकी डिटेल्ड रिवीजन होती है, जहां पे आप सारी चीजों को करते हैं, ठीक है ना। देन जरूर एक इंश्योर करके प्रॉपर चार्ट ऑफ सोर्सेज बनाए। हमेशा बात बोली जाती है आप आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें करो। अब बच्चे को चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंट्रोल नहीं रहता, मैंने किसका क्या कर लिया, कौन से टर्म का पेंडिंग है, नहीं किया। तो मेक श्योर आप हर सब्जेक्ट में चैप्टर बाय चैप्टर अपना एक प्रॉपर ट्रैकर बनाए। आप जैसे भी कि क्या मेरा, अगर मैं स्टडी मटेरियल को कर रहा हूं तो स्टडी मटेरियल कर लिया मैंने, आरटीपी कौन कौन से अटेम्प्ट के कर लिए, एमटीपी कौन सा कर लिया, पीवाईक्यू कौन सा कर, ताकि आपको पता रहेगा बाय द एंड तक हमेशा आपका कंट्रोल रहेगा कि यार इतने मेरे हो गए, ये चीजें मेरी रह गई है, अभी देखनी बाकी है। तो आपके पास कभी भी आपको आप मेमोरी बेस पे नहीं चलेंगे, आपका पास पूरा ट्रैकर प्लानर बना हुआ है हर सब्जेक्ट का, चैप्टर बाय चैप्टर ये चीजें मैं कर चुका हूं। जो बच्चे जैसे मेरे से पढ़ते हैं तो उनको पता है मैं स्टडी मटेरियल 100% बेटा ऑलरेडी आपका कवर होता है, तो अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक के आरटीपी, पीवाईक्यू सब कर रहे हैं, अब हमें सिर्फ बाकी वाले देखने हैं, ठीक है ना। तो वो वाली आपकी वीडियोस ही आपसे करना है, वो वाली फाइलों से आपका देखना है, जो वैसे भी गूगल ड्राइव लिंक में भी इवन अपलोडेड होती है बच्चों के लिए, तो मैं डाल देता हूं जैसे आपके पास आती है, तो आपको रेलिवेंट मिल जाएगी। बट आपको ये चीज हर सब्जेक्ट के अंदर में इंश्योर करनी है मेरी ये चीज हो, और उसके लिए प्रॉपर ट्रैक कर जरूर बनाए, ठीक है ना। देन आते बेटा कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपनी क्लासेस ले रहे हैं। नो इन बच्चों के लिए एक मैं टेंटेटिव ले रहा हूं, बिकॉज कुछ बच्चे संपूर्णा 1 में, कुछ बच्चे संपूर्णा 2 में, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पीडब्ल्यू के अभी पेड बैचेस के अंदर नहीं है, बट इस वीडियो को जैसे सुन रहे हैं अपने पास में, और वो अपनी हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे जो बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उस केसेस में क्या है, आप लोगों का एक मैं टेंटेटिव लेता हूं कि आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है बिटवीन दीज डेट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बैच टू बैच इट कैन वेरी प्लस माइनस फ्यू डेज, ठीक है ना, कि किसी सब्जेक्ट का सिलेबस ज्यादा है, थोड़ा दिन फालतू चला गया, बट अब टेंटेटिवली मैक्सिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग पीरियड बचेगा वो अप्रोक्सीमेटली मैं इतने दिन लेके चलता हूं, टिल जैसे मैंने बोला 7 to 8 जनवरी तक। अब उसमें हमें कोशिश करनी है कि हमारी 2 रिवीजन हो, और जिसके लिए समय बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को एक प्लानिंग ये करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे है रिवीजन भी करनी है, तो आपको थोड़ा सा क्या है कि आपको अभी से एक प्रो बनना पड़ेगा। तो आपको अपने समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग ये कोशिश करें बेटा, एक तो आप डिफरेंट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, अभी से मार्क करते चले कि हाँ ये डिफरेंट है, ये सेम है, इसको अगली बार नहीं देखना, इस पे कट मार दिया, सेम है बिल्कुल, या लिख दो सेम एज दिस क्वेश्चन, तो पता रहेगा। कई बार क्या होता है, हम अभी लगता है बहुत आसान है, अगली बार के लिए हो तो हम सेम एज दिस क्वेश्चन लिख देते हैं, ताकि पता रहता है ये तो बिल्कुल सेम है, इसको नहीं देखना, ठीक है ना। तो आप वो सिलेक्शन करते हैं, साथ के साथ रिवीजन अभी रेगुलर क्लासेस के साथ ही एक बार कर लो, तो आपका मजबूत होते जाता है वो टॉपिक। तो लॉ में कोई चैप्टर चल रहा है, अकाउंट्स में, इको में, तो उसके साथ के साथ करते चलो जो आपके पास में रिवीजन है, ताकि आपको याद आप साथ के साथ करते चलो। मेन ये आपको आती है लॉ जैसे सब्जेक्ट में कि आप अपना जो याद करना है वो साथ के साथ ही करते चलो। ये ना कि हम सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, नहीं, हमारी तैयारी अभी चलते चल रही है, क्योंकि हमारे पास बाद में हमें पता है हमें टाइम कम मिलना है, इस वजह से हम अभी ये चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और आप बच्चों का काफी ज्यादा समय तो अभी रेगुलर बैच की क्लासेस में निकल जाता है, आपको बाकी समय देखना पड़ता है। नो जितनी चीजें मैंने ये कैटेगरी 1 और 2 के लिए बातें लिखी थी, ट्रैकर आपको बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है चीजों का, ये कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स भी अपने पास में इंश्योर करेंगे। अगर ये अभी से ये चीजें करते चलेंगे तो आपको पूरा कंट्रोल रहेगा, और इन चीजों को अपने पास में जरूर इन चीजों को फॉलो करें मेरे प्यारे बच्चों। नो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एवरी सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका उन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले बेटा, चाहे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, अकाउंट्स का सिलेबस मैं बोलता हूं चलो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बाकी सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ दी, जो उसके टाइम आपको देना है, यस देना है, बट आप बच्चों के लिए बेटा चारों सब्जेक्ट बराबर है।
ये हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट को करने में समय ज्यादा लगता है, जैसे मान लो अकाउंट्स है, हो सकता है आप मैथ्स में, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट को करने में टाइम कम लगता है। टाइम, जैसे लॉ में टाइम कम लगता है, हाँ भाई याद करने वो अलग बात है। इको में हो सकता है टाइम कम लगे कुछ टॉपिक्स में, बट वो करना है। आपकी नजरों में चारों सब्जेक्ट बराबर होने चाहिए। टाइम में हो सकता है किसी में ज्यादा, पर आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट को, यार मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। हमें सबको अपनाना पड़ेगा, सबको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पास सब में होना है, ठीक है ना। स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। जो बच्चे रिवीजन फेज में है, बच्चे बोलते हैं सर पूरे दिन बैठ के एक ही सब्जेक्ट पढ़े कि चारों पढ़े। मेरा जनरल मानना है कि 2 से 3 सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। चारों भी अगर मैनेज कर सकते हो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा समय ऑब्वियसली आपका अकाउंट्स में लगता है, मैथ्स में लगता है, आपके पास में बाकियों में कम लगता है, तो एक प्रोपोर्शन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। एक मेरी आपको एडवाइस है कि आप एटलीस्ट 10 से 12 घंटे की बेटा इफेक्टिव आउटपुट जरूर निकालिए। इफेक्टिव का मतलब है जो स्टडी आवर्स, और ये धीरे धीरे करके आप बढ़ाते जाए। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आप 8 घंटे रखो इफेक्टिव, फिर धीरे करके 10, फिर 12। जो बच्चे अभी बैचेज में चल रहे हैं, रेगुलर बैचेज ले रहे हैं, उनके पास ऑब्वियसली स्टडी का टाइम थोड़ा कम है, सेल्फ स्टडी का टाइम जो है कम है रिवीजन वाला, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही है। तभी उनको ये इंश्योर करना है जो चल रहा है उसको तो अच्छे से रिवाइज कर ले, तो उनको ये है कि उसी को अच्छे से करते जाए। और अगर स्पेयर टाइम बचता है तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स को भी रिवाइज करना अभी से चालू कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो चीज आप अपने पास में जरूर ध्यान रखें। बट आप लोगों को अपना स्टडी का टाइम निकालना, उनके अगर 7 से 8 घंटे के तो टाइम क्लासेस में निकल जाता है, तो मान के चलिए आपको 4 या 5 घंटे मिल रहे हैं दिन में, जिन बच्चे की क्लासेस चल रही है, जो कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स है, तो उसमें 3 घंटे आपने होमवर्क और उनकी सब्जेक्ट्स के लिए निकाल दिया। बाकी 1 से 2 घंटे में अगर आपका टाइम बच रहा है तो पुराने टॉपिक्स को करना शुरू कर दिया, या इसी को हम बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं, तो वो प्लान अकॉर्डिंगली आपका बनेगा, क्योंकि बच्चा टू बच्चा है, कौन से बैच में कितने घंटे क्लास चल रही है, उसका बाकी कैसे है, वो चीज है। एक मैं जरूर कहूंगा हर प्रकार के बच्चे को, बेटा बच्चे बार बार बोलते कि सर हम कब पढ़े, सर सुबह पढ़े, रात को पढ़े, शाम को पढ़े, कैसे पढ़े। बेटा हर बच्चे का अपना है, जिसको जैसे अडेप्टेबिलिटी है, जो आज तक आप करते आए हो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो। कोई ऐसा नहीं बोलूंगा चेंज करना की जरूरत है, हर बच्चे का अपना एक कन्वीनियंस है। बट मैं जनरली मानता हूं कि आप लॉ थ्योरी सब्जेक्ट जैसे जो होते हैं बस तब पढ़े जब सबसे ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो आप फर्स्ट अपने पास वो सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है, ठीक है ना। रात वाले बच्चे उनको लगता है हमारे अटेंटिव वो उस समय ज्यादा है, वो उस हिसाब से रखते हैं। बट एक एक जनरल एडवाइस है, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि जो दोपहर का 2 PM टू 5 PM का टाइम है ना, वो आपका पक्का किसी भी वजह से स्टडी में होना चाहिए। मतलब वो आपके स्टडी आवर्स में होना चाहिए, बाकी दिन में जैसे मर्जी फॉलो कर रहे हैं, रात को बैठ रहे हैं, सुबह है, जैसे भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पेपर इस टाइम पे देना। तो मैं चाहता हूं आप लोगों का अभी से दिमाग उस टाइम के दौरान में चलना चालू हो जाए। भी हमारा दिमाग उस समय तो दौड़ता है, उस समय हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। हम 2 to 5 वाले में तो पक्का बैठ के हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट होनी शुरू हो जाएगी अभी से, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज एग्जाम टाइम आपका वही होने वाला है। तो उस टाइम पे तो हमने पक्का बैठ के अपने पास में पढ़ना है, हमारी सीटिंग अपने पास बढ़ानी है। वो टाइम अपना किसी भी हालत में सोने वगैरह के बाकी चीज का मत रखिएगा, ये मेरी एक जनरल एडवाइस है। या अगर अभी रख रहे हो तो बाद में जाके पक्का चेंज कर देना, कम से कम 1-2 महीने तो रख लेना उस टाइम पे कि हमने पढ़ना ही पढ़ना। आप लोग अपना बेटा प्रॉपर टाइम टेबल जरूर बनाएं, विच इज डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, कि मेरे को किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर को कितने दिन लगने हैं, इसको 3 दिन लगने हैं, इसको 4 दिन लगने हैं, वैसे प्लानर बनाओ, ठीक है। आप एक ब्रॉड पूरा प्लान बना लीजिए, ठीक है, कि आपको कौन कौन से डेज तक कब तक रिवीजन कंप्लीट होनी है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग फेज में, जैसे मैंने बोला कुछ बच्चों की रिवीजन चालू हो चुकी होगी। एक ब्रॉड प्लान है, और एक जो माइन्यूट प्लान है दैट विल बी लेट से फॉर 10 डेज, और फिर 10 डेज के बाद अगला बन जाएगा, तो वो वैसे चलता रहेगा। और हर बार थोड़ा सा उसमें चेंज आ रहा रहता है, डिपेंडिंग ऑन आप कब कितना कर चुके हो। आपको एक असेसमेंट रहेगी, अच्छा यार मैं इतना कर चुका हूँ, मैं इतना कर चुका हूँ, तो वो आप लोगों को करना पड़ेगा। अपीयर फॉर द टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, टू वैल्यूएट योरसेल्फ। प्लीज टेस्ट जरूर देने हैं। एक तो पक्की बात है आप लोगों के जैसे बेटा मॉक टेस्ट जो आते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर में आप लोगों के मॉक टेस्ट आ जाएंगे, आईसीए की तरफ से आते हैं 2-2 मॉक टेस्ट, यहाँ पीडब्ल्यूबी बच्चों के मास्टर टेस्ट होती है। आपने कम से कम एक फुल सिलेबस टेस्ट तो पक्का देना, 1 या 2, कम से कम 1-2 फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों ने पक्का देना है। बाकी आप बीच के जो है अकॉर्डिंग टू योर आपके पास कितना समय मिल रहा है, कैसे आप वो जरूर दीजिए, बट कम से कम मिनिमम 1 to 2 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दे, ताकि आपको सीटिंग का पता चल सके, और हमें ये कि हम दे पा रहे हैं, हमें गलतियों का पता चलेगा। टाइम फ्रेम है अकाउंट्स के अंदर, अभी से क्वेश्चंस को करके देखो कि मेरे पास पेपर के अंदर बेटा 100 मार्क्स के लिए 180 मिनट अगर मिल रहे हैं, तो इफेक्टिवली 10 नंबर का क्वेश्चन मेरा कितनी देर में हो जाना चाहिए, 18 मिनट। बट मैं इसमें +-3-4 मिनट हमेशा बोलूंगा,
क्योंकि कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगता है, सिंगल एंट्री है, ठीक है ना, तो उनमें टाइम ज्यादा लगता है। कुछ चैप्टर के जल्दी भी हो जाते हैं, अभी जैसे बीआरएस का क्वेश्चन है भाई जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन जो है, अगर पता है हमें प्लस माइनस करके ही तो वैल्यू डालनी है, तो कई जगहों में वो प्लस माइनस होती है, बट एक टेंटेटिव है, इसमें प्लस माइनस फ्यू मिनट्स, पर ये नहीं होना चाहिए यार 10 नंबर का क्वेश्चन 18 मिनट मैंने उसी में 40 मिनट लगा दिए, तो फिर हमारे को अपनी स्पीड को अपना धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, और वो आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है ना। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल फोकस ऑन योर आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल वो तो मैं लेके ही चल रहा हूँ कि आप करते ही है, या सब्जेक्ट्स में आपका ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, जो अभी तक जितने आ चुके वो आपके पास अवेलेबल है, उनकी वीडियोस भी अवेलेबल है आपके पास में, सारी आने वाली जैसी आएगी वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी जाएगी, बट मेक श्योर आप इनको इग्नोर ना करें, क्योंकि जो भी बच्चा आईसीएस स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सब करके जाता है, थॉरो इनको करता है, तो उसको कभी दिक्कत नहीं आती। रिटर्न प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। अकाउंट्स के सब्जेक्ट में रिटर्न प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, चाहे आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लॉ के अंदर में बहुत जरूरी है, पेपर लेंथी आ सकता है, तो वहां पे आपके रिटर्न प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं काम आते हैं, आपको पता चलता है कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, जो बच्चे कई बार प्रॉब्लम फेस करते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को मैथ्स या सब्जेक्ट में ये देखना पड़ता है कि हम लोग कितनी जल्दी हम शॉर्टकट्स वगैरह को यूज करके क्या हम अपने पास में कर पा रहे हैं, वहां के आप कैसे कैलकुलेटर की ट्रिक्स है उसके बेस पे आप अपने पास में सॉल्विंग करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिवीजन वीडियोस का भी आप भरपूर फायदा उठाए, जो आप लोगों के लिए बेटा अभी पड़ी है वो इसी चैनल पे आप लोगों को रिवीजन वीडियोस मैराथन वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाए। जिस भी टॉपिक में आपको लगता है वीक है, आप रिवीजन वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं, आपको टॉपिक का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो पहले रिवीजन वीडियो देखिए, क्या 2 घंटे की पूरा चैप्टर एक बार क्लियर हो गया, फिर आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर ली उसके बेस पे, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाए जो रिवीजन मैराथन वीडियोस है, ठीक है ना। एक चीज जरूरी है जो मैं आप लोगों के साथ में जरूर बात करना चाहता हूं बिफोर मैं क्रक्स पार्ट पे हूं, दैट इज कि जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं बेटा, अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आप छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी चीज है, वो फैसला अगर अभी ले लिया जाए बेटर होता है, क्योंकि होता क्या बच्चा कई बार किसी चैप्टर को फर्स्ट रिवीजन में करता है, सेकंड थर्ड में उठाता नहीं, या सोचता है मैं अभी नहीं करता मैं सेकंड थर्ड में उठा लूंगा, वो संभव ही नहीं होगा। तो अगर कोई टॉपिक बहुत टफ है, आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आया और आपको लगता है इतना मेरे को रिस्क लेना है, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट टॉपिक, तो आप एक आधे चैप्टर का अगर आपको लगता है आप ले सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपका बाकी ओवरऑल सिलेबस पूरा थॉरली हो, कि उसमें किसी प्रकार से कुछ नहीं। वैसे मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आपको हमेशा ही हमेशा बेटा फुल सिलेबस टारगेट करना चाहिए, 100% करना चाहिए। पर जैसे कुछ बच्चों का जैसे मैथ्स में हो सकता है कि कोई टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते हमें, हमने पहले नॉन मैथ्स के हमें ये वाले टॉपिक्स बहुत क्रिटिकल है हमें नहीं आते, तो उनको छोड़ के जा रहे हैं, मान को उसमें पता है हमें 5 या 10 नंबर का आएगा, पर हम 90 का बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं, फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स में हो सकता है कोई चैप्टर हमें लगता है ये वाले पे हम टाइम नहीं लगाना चाहते, बहुत समय लगता है और मेरे को समझ भी कम आता है, तो मैं एक का रिस्क ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी से बस थॉरली होना चाहिए, उसमें तो चॉइस भी होती है पेपर में, तो वो हम अगर ऐसा कुछ अप्रोच कर रहे हैं अभी, तो मेक श्योर कि हम बाकी सिलेबस जो है पूरा अच्छे से फिर थॉरली कर रहे हैं, हम उसमें फिर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देयर आर सर्टेन फ्यू टिप्स एज वेल जो आप लोगों को और ध्यान रखने मेरे प्यारे बच्चों, विच इज कि आपको प्रॉपर स्लीप एंड डाइट, एडिक्वेट ब्रेक्स आप जरूर ले अपनी पढ़ाई में, एक्सरसाइज डेली करें ताकि आप रिजुवनेटेड रहे, अपने पास में रिफ्रेश रहे, ठीक है ना, बहुत जरूरी है आपके माइंड के लिए। खाने पीने का आपका टाइम जो है वो काफी हद तक कोशिश करें फिक्स कर दीजिए। नींद अपनी जैसे मैंने कहा प्रॉपर आप अपने पास में ले, 7 आवर्स मैं कह सकता हूँ, प्लस माइनस आपके पास हाफ एन आवर डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो इतनी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री आपके पास सीए की आपको जरूर मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे। एंड प्लीज नेगेटिविटी से दूर रहें, ये रहे कि यस मैं अपने पास कर सकता हूं और करके जरूर दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगा, ठीक है ना। सो जैसे बच्चों को हमेशा बोलता हूं, द ओनली फेलियर इन लाइफ इज व्हेन यू से आई गिव अप, और मुझे पूरा विश्वास है आप गिव अप नहीं करने वाले, आप अपनी पूरे के पूरे प्लान के हिसाब से चलेंगे और जनवरी 25 के एग्जाम को क्लियर करके दिखाएंगे। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।